All right. So our let me just still creating it. Assalamu alaikum everybody. मेरा नाम है यशरुन नाजिश and we are live here with सिद्रत आसिम. आज का जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार है. मैं इंट्रोडक्शन पे आती हूँ, but before that happens, give me a moment so that I can pin this session so that it's visible to more and more people, because बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का. So just a moment please. Okay, wonderful. So now we will go to our introduction for Sidrat, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं. Sidrat is a certified conscious parenting coach and she practices at Elasticity of Momming. Also, she runs a page with the same name, so you can definitely reach out to her. Sidrat is also a panel expert and as a parenting coach at Parvarish. And Sidrat was before becoming a parenting coach. She has served 8 years as an academic researcher at IDA. और भी बहुत कुछ है to her portfolio, but I feel कि it will be better if Sidrat says it about herself. So Sidrat, over to you. Thank you so much, Ishun, for inviting me to your platform to talk about such an important subject. I think मेरे बारे में बात करना इस वक्त इतना ज़रूरी नहीं है जितना subject के बारे में बात करना है. And I'm so excited to be here because आपके platform की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें सिर्फ mothers नहीं है, इसमें fathers भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें teenagers भी हैं. And I hope that all of them are going to take something away from this session today. जो बच्चे आज सुन रहे हैं, जो लड़के आज सुन रहे हैं, वो बड़े होकर अपनी पेरेंटिंग में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे अगर उनको करना है. मदर्स तो फिर भी बहुत कीन होती हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लेन जो मुझे मिलती है वो ये कि हमारे हस्बैंड को ये चीज़ें कौन सिखाए. तो आई एम सो ग्लैड कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आज हमें फादर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं और अगर वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके. अच्छा जी सिद्रत, हम जो है हमने आजकल हम एक टर्म है जो बहुत लिखने में और सुनने में आ गया, एंड आई एम अ ह्यूज एडवोकेट फॉर इट कि अच्छी बात है कि हम इस अवेयरनेस और रियलाइजेशन के कदम पर आए हैं कि एटलीस्ट हम इस बात को एक्नॉलेज तो कर रहे हैं. बट ये क्या इंटेल करता है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, और वालिदैन कब ना चाहते हुए इस ज़मरे में आ जाते हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है. हम अक्सर बात कर रहे होते हैं या किसी से कह रहे होते हैं, ओ दिस इज टॉक्सिक पेरेंटिंग, या आई वाज अ विक्टिम ऑफ टॉक्सिक पेरेंटिंग, या नॉट, और यू आर इनकलकेटिंग टॉक्सिक पेरेंटिंग. होती क्या है ये क्या पैरामीटर्स हैं इसके? Before I start, I want to tell everybody कि this is a heavy topic. ये काफ़ी serious हो जाता है, और जब हम ये सुन रहे होते हैं तो शायद हमारे अंदर एक feeling of guilt, एक feeling of shame आए कि यार मैंने अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया, ये तो मैं भी करता हूँ. हमारा इंटेंशन यहाँ पे ये सेशन करने का ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको कहें कि आप गलत कर रहे हैं, आपने अपने बच्चे को तबाह कर दिया, आपने उसका फ्यूचर तबाह कर दिया. हम यहाँ पे ये बात इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए, क्योंकि ये बातें हम लोग सोच नहीं रहे हैं. हमारे वालिदैन ने हमारे साथ ये किया और हम आगे से अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ को अब बदल सकते हैं, हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. टॉक्सिक पेरेंटिंग बेसिकली एक बहुत हार्श टर्म है, लेकिन जब हम उसके इफ़ेक्ट्स बच्चों में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये एक्चुअली बहुत अप्रोप्रिएट टर्म है. हम लोग जो अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं उसके
बहुत दूर तक हमें नताइज जो है वो हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। अगर मैं बताना शुरू करूं कि वो क्या चीज़ें हैं, तो वो हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि अच्छा ये हम टॉक्सिक हो रहे हैं, हम अपने बच्चे के साथ इतना बुरा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ी चीज़ जो हम अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं, वो हम कंडीशनल लव उनको देते हैं। हम अपने प्यार के साथ, हम अपनी अफेक्शन के साथ शराइत जोड़ देते हैं। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अगर आपने फलान खाना नहीं खाया तो आज मैं आपके साथ खेलूंगी नहीं। बच्चे को क्या मैसेज जा रहा है इन चीज़ों का? बच्चे को ये मैसेज जा रहा है कि अगर मैं अपने वालिदैन का कहना मानूंगा या मानूंगी, अगर मैं एक उनको ओबे करूंगी, तभी वो लोग मुझे प्यार करेंगे, वरना मैं प्यार के काबिल नहीं। और ये हमें सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन इन चीज़ों के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। हम अपने आप को अगर सोचें, तो हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को नहीं समझ रहे होते कि हम किसी के प्यार के काबिल हैं। हम हमेशा अपने आप को डाउट कर रहे होते हैं। हमारे अंदर हमेशा एक आवाज़ होती है कि नहीं, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, या तुम्हें तो कोई प्यार नहीं करता, एक्सेट्रा। बिकॉज वो चीज बचपन में हमारे अंदर से डाली जा रही है कि आप अगर किसी का कहना मानोगे, आप उसके लिए कोई चीज करोगे, तभी वो आपको प्यार करेगा, वरना वो आपको प्यार नहीं करेगा। तो ये चीज हम फॉर एग्जाम्पल औरतों में बहुत देखते हैं, जब वो अपने शादी होके आगे जाती हैं और दूसरों के लिए करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, वो टॉक्सिक मैरिजेस में हैं, वो बहुत बुरे हालात में, लेकिन उनको लगता है कि अगर हम उन लोगों के साथ ऐसे नहीं करेंगे तो शायद हमें धुतकार के बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनके अंदर की सेल्फ बिलीफ इतनी शुरू से डैमेज कर दी गई है कि आप तभी एक्सेप्टेबल हो, तभी आपको दूसरों का अप्रूवल मिलेगा अगर आप दूसरों के लिए कुछ करोगे या दूसरों का कहना मानोगे या ओबीडियंट होगे। इस चीज में सिर्फ ओबीडियंस नहीं आ जाती, इस चीज में बहुत सारी दूसरी चीजें भी आ जाती हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, अगर आप खूबसूरत नहीं हो, अगर आप स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर आप एक कॉन्फिडेंट बच्चे नहीं हो। बहुत सारी माओं को ये भी होता है कि हमारा बच्चा बहुत शाय है, और आप फिर उनको शेम करते हैं। दैट्स द सेकंड थिंग। हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा शेम करते हैं। हम उनको हर वक्त कहते रहते हैं कि आप क्यों ऐसे नहीं हो, आप ऐसा क्यों करते हो, आप मामा को क्यों तंग करते हो, इस तरह की बातें। एंड आई थिंक आप तो अपने पोस्ट में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखती भी हैं अपने ग्रुप पे, जिसमें ये सब बातें हो रही होती हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा। हम अपने बच्चों को जज कर रहे हैं और उनको शेम भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम अपने बच्चों से जैसे बात कर रहे हैं, वो उनकी इंटरनल वॉइस बन जाएगी, वो उनके साथ उनकी सारी जिंदगी रहेगी। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप अपने बच्चों को कंपेयर करते हो दूसरे बच्चों के साथ। अगर वो इतने मार्क्स ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते, अगर वो फर्स्ट आ सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और ये चीज तो मैंने सारी जिंदगी सुनी है। मैं सेकंड आती थी तो मेरी अम्मी हमेशा कहती थी तुम फर्स्ट क्यों नहीं आई, वो बच्चा कर सकते। मतलब आपने जो अचीव कर लिया वो कभी भी आपके पेरेंट्स के लिए इनफ नहीं होता। आपको हमेशा लगता है कि बस मैं करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, लेकिन कब मुझे अपने पेरेंट्स की अप्रूवल मिलेगी। तो ये बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होता है कि बच्चे को लगता है कि पता नहीं मेरे माँ बाप मुझे कब प्यार करेंगे, कब वो मुझे फाइनली देखेंगे कि मैं उनके लिए कितना कर रहा हूँ। और एज पेरेंट्स हमारे लिए कभी काफी नहीं होता, क्योंकि हमारे जहन में सोच होती है कि ओ फलाना क्या कहेगा, और लोग मुझे जज करेंगे अगर मेरा बच्चा ऐसा है। तो हम बच्चे के बारे में सोचने से ज्यादा अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर लोग हमें यहाँ पे देख रहे हैं, आई वुड लव कि अगर कोई मुझे एग्जांपल्स दे सके कि आप लोग ये करते हैं कि नहीं करते, एंड बी
वेरी नॉन जजमेंटल अबाउट योरसेल्फ। हम लोग भी अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो वो किसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है, हमारी ये कंडीशनिंग हुई है, हमारी ये ट्रेनिंग हुई है, और इस चीज़ को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने बच्चों की एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट कर देते हैं। अगर आपका बच्चा आपको आके कहता है कि मेरे साथ ये हुआ या मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, तो हम उसको कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, नहीं तुम गलत कह रहे हो। तो वो चीज़ बच्चे को लगता है कि अच्छा मेरी बात की भी कोई वैल्यू नहीं है, शायद मैं ही गलत बोल रहा हूँ। फिर उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म होने लगता है कि मेरी बात जो है वो शायद मुझे ठीक नहीं लगा होगा, इसलिए मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, हम एक्सपीरियंसेस को इनवैलिडेट करते हैं और फिर उसके बाद हम फीलिंग्स को इनवैलिडेट करते हैं कि अगर बच्चा कहता है कि मैं परेशान हूँ, या बच्चा कहता है कि मैं उदास हूँ, या बच्चा कहता है कि कोई भी मुझे डर लग रहा है, तो हम उसको आगे से कहते हैं डरने की क्या बात है। हम उसको आगे से कहते हैं तुम्हें किस बात की परेशानी है। तो हम उस बच्चे को जो वो कुछ फील कर रहा है उसको ठुकरा देते हैं। तो फिर उसको लगने लगता है कि अच्छा फिर मेरी फीलिंग्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। और इस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करो। फिर हम सब कुछ अपने अंदर रहकर हम जीना सीख लेते हैं। हम किसी को भी अपनी परेशानी नहीं बताते, हम किसी को भी हम अपना गम किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि बचपन से हमने सीखा है कि परेशानी हो, डरने की क्या बात है। अगर लोगों को हमारा डर पता चल गया तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, अगर लोगों को हमारी परेशानी पता चल गई तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमें अपने से कमतर समझेंगे या जो भी। तो हमारे अंदर ये सब फियर्स वहाँ से पलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं तो हम एक जगह पे तो फीलिंग्स इनवैलिडेट कर रहे हैं कि आप ऐसा फील कर ही नहीं रहे हो। दूसरी जगह पे अगर वाकई में बच्चा बहुत अपसेट है या वाकई वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह उसको उस फीलिंग से रेस्क्यू कर ले। हम कैसे उसकी वो अपसेट या उसका जो इतना परेशान है उसको कैसे हम ख़त्म कर लें। हम एज पेरेंट्स हमारा ये काम है ही नहीं। अगर आपका बच्चा अपसेट है तो देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म इन लेटिंग देम स्टे अपसेट। ये उनको सिखाने के बजाय कि आप अपसेट नहीं हो सकते या आप रो नहीं सकते या रोना बुरी बात है, हम उनको बता सकते हैं कि कैसे वो अपने इमोशंस के साथ एक हेल्दी तरीके से कोप कर सकें, किस तरह से वो अपने इमोशंस के साथ उसको प्रोसेस कर सकें, ताकि उससे बाहर निकल के जब हम आए तो वो हमारे अंदर वो चीज़ अभी तक हो ना, वो एक तरह से उसको रिलीज मिल चुका हो। हम लोग बहुत दफ़ा अपनी अपनी चीज़ें अपने बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। अगर हमारे साथ अगर हमारे साथ कोई चीज़ बचपन में नहीं हुई होती तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा अब हमारा बच्चा ये करके दिखाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल स्विमिंग का शौक था और आप किसी वजह से नहीं कर पाए या आप किसी वजह से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, तो आप अपने बच्चे के पीछे पड़े रहते हो कि अब मेरा बच्चा ये करके दिखाएगा। आप उसके ऊपर वो प्रेशर्स डालते हो जो कि शायद वो आपका बच्चा करना ही नहीं चाहता, लेकिन माँ बाप के सामने वो कुछ कह भी नहीं पाता क्योंकि माँ बाप इतने इन्वेस्टेड होते हैं उस चीज़ में कि मैं किसी तरह अपने माँ बाप को लेट डाउन ना करूं। बच्चे के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो अपने माँ बाप का प्यार और अपने माँ बाप का अप्रूवल है। और जब उसको नज़र आता है कि मेरे माँ बाप को सिर्फ मैं तब मुझे अप्रूव करेंगे या तब मुझे प्यार करेंगे अगर मैं उनकी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा, तो बच्चा तो किसी भी हद तक जाएगा आपके लिए। लेकिन उसका नतीजा ये होगा कि वो अपना सेंस ऑफ सेल्फ खो देगा। और फिर वो चीज़ें बड़े होकर आपके सामने आती हैं, जब वो उसके अंदर इतना बचपन का गुस्सा भरा हुआ होता है कि आपको लगता है कि यार ये तो इतना मासूम बच्चा था, इतना प्यारा बच्चा था, अब इसको क्या हो गया। ये तो इतना, ये सब चीज़ें तब बाहर निकल के आती है और हमें पता ही नहीं होता कि ये किस वजह से हो रही हैं। तो ये इन वजह से हो रही होती हैं। सही। हम जब आप बात कर रही थी प्रोजेक्टिंग फियर्स की, एंड आई थिंक कि मैं यहाँ पे ऑडियंस के साथ एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करूंगी जो कि हुआ रिसेंटली। हियाम के स्कूल ने उनको
कहा कि अगर ये उर्दू में परफॉर्म नहीं करते अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर तो उनको शायद अगले ग्रेड में ना भेजा जाए। अच्छा, अब मेरे पास स्कूल से कोई 2-3 जो है ये ईमेल्स आ गए एंड ऑब्वियसली मैं उनसे कम्युनिकेट करी थी कि भाई द चाइल्ड इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट, इससे ज़्यादा मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती। यहाँ पे हम अपनी तैयारी सब करते रहे, बट द डे वी फिनिश्ड आवर एग्जाम्स एंड आईड लाइक टू से दिस एज अ पेरेंट, इनिशियली मैं भी बहुत एंशियस हो गई थी, बट आई टुक अ मोमेंट एंड आई रियलाइज कि बहुत अनफेयर होगा अगर मैं यहाँ पे ये प्रेशर भी डाल दूँ कि यू हैव टू परफॉर्म सो दैट यू कैन यू नो गेट पास ऑन टू द अदर ग्रेड, क्योंकि एज इट इज कोविड ने इतना मुश्किल हर चीज कर दिया, बच्चे पढ़ ही नहीं, यही बहुत बड़ी बात है इतने अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में। So the day he gave his final exams, I realized that I have to remove that fear of failure from myself also, and from him also. So I sat him down and I said कि Hyam, you've given your exams, you've done your best. अब तुम अगर तुम पास होते हो, फेल होते हो, doesn't matter. For me, you're absolutely perfect. You're still a genius boy. तुम अभी भी मेरे लिए बहुत smart हो, and I know you're a very bright kid. So just because you don't go to grade 7 doesn't mean that you're a failure, doesn't mean that you're not smart enough. We'll just try to work harder enough. कोई मसला नहीं है, हम कोई शर्म की बात नहीं है अगर हम ग्रेड 6 दोबारा से रिपीट कर लें, कोई बुरी बात नहीं है, हम मिलके दोबारा से मेहनत कर लेंगे, हम मिलके काम करेंगे। जस्ट नो कि वी आर विथ यू, वी लव यू, एंड इसमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। नेवर फील कि you've done something wrong, you did not do your well, because I've seen you doing your well, because I've seen you give your best. तो इसके बाद, and once I removed that fear, we did not wait कि रिजल्ट्स आएंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ही उसकी छुट्टियां शुरू हुई, we've been partying ever since. हमने वेट ही नहीं किया कि हमारा रिजल्ट आएगा तो उसके बिना पर हम जो है फिर सेलिब्रेशन होगी, नो। सिंस दैट डे we've been partying, we having a good great time, अच्छी सब हो रहा है। एंड अच्छी बात ये थी कि इवेंचुअली ग्रेड्स आए, ही डिड पास, मगर जो एक टेंशन, एग्जाइटी रिजल्ट के आने से पहले होती है ना, वो मेरे अंदर रही ना वो हियाम के लिए रही, क्योंकि हमने उस फेलियर को, उसको वो जो डर था उसको हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया इक्वेशन से। एंड वंस वी रिमूव्ड इट, हम एक बहुत काम प्लेस पर आ गए, एंड दैट रियली वर्कड फॉर अस। यस, दैट इज सो ऑसम। और इसके बरअक्स बहुत सारे वालिदैन क्या कहते, तुमने हमारी नाक शर्म से डुबो दी, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे। तो अगेन वही वाली बात कि वो हम एक तो उसको शेम कर रहे हैं, फिर हम उसके साथ कंडीशनल लव कर रहे हैं कि अगर तुम पास होगे तो हम तुम्हें ये लेकर देंगे, या हम क्योंकि बच्चे के लिए तो वो एक तरह से प्यार दिखाने का यही तरीका है ना कि मुझे गिफ्ट मिला तो फिर मेरे माँ बाप मुझे प्यार करते हैं, अगर गिफ्ट नहीं मिला तो शायद वो प्यार नहीं करते। तो वो वाली चीजें हम ये इस एग्जाम्पल में आपने बहुत वाजे कर दी कि हम किस तरह से ये सब कुछ करते हैं। and awesome that you are doing this, and I hope that all the parents जो हमें देख रहे हैं वो भी अपने अंदर, बहुत सारे लोग करते होंगे and I hope कि करते हों, लेकिन बहुत सारे लोग मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ उनके अंदर अभी ये चीज नहीं आई है कि वो कैसे अपने आप को इस चीज से निकाल सकें, लोग क्या सोचेंगे वाली बात से। अच्छा सिद्रत, मुझे आपसे यहाँ पे एक बात करनी थी। जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कभी भी अगर मैं उनसे उनकी काउंसलिंग करती हूँ या उनसे बात करती हूँ, मैं एक चीज हमेशा पेरेंट्स ये कहती हूँ कि अगर कोई और आपके बच्चे को कहता है कि आपका बच्चा कितना अच्छा है तो आप यू प्रेज योर चाइल्ड, आप बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर कोई और कह देता है कि आपका बच्चा मिसबिहेव कर रहा है या सलाम नहीं कर रहा या बदतमीज है, तो उसी वक्त based on somebody else projection and somebody else opinion, आप अपने बच्चे को बदतमीज भी समझते हैं और उसको दो लगा भी देते हैं और उसको फिर अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी बहुत सारी माएँ या पेरेंट्स, फादर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, कि जो वैलिडेशन है वो सारी की सारी एक्सटर्नल, रिलेशनशिप तो आपका आपके बच्चे के साथ है। So it doesn't matter what the world says. What matters is how happy the child is with you. वो बहुत जरूरी है। बट हमारा अक्सर फोकस ये होता है कि लोगों से बात नहीं करता, लोग कहते हैं कितना रूड, मैं बहुत ऑफन ये चीजें पढ़ रही होती हूँ। What would you like to say on this? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें अपने बच्चे से ज्यादा जो है वो दूसरों की फिक्र होती है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा किस स्टेज से गुजर रहा है।
हमारा हर बच्चा डिफरेंट होता है। हम ये भी सोचना भूल जाते हैं, हम उसको एक बेंचमार्क रख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद हमारे बच्चे को भी ये सब चीजें अब अचीव करने चाहिए। लेकिन आपके बच्चे के अंदर, अगर आपको लगता है कि ये चीज कम है, लेकिन उसके अंदर जरूर कोई ना कोई और क्वालिटी होगी जो आपको देखनी चाहिए। और अगर वो कोई ऐसी चीज कर रहा है जो आपको लगता है कि यार ये इतना शाय क्यों है, ये किसी से बात क्यों नहीं करता, तो उसकी भी वजह होती है। हम बच्चे के साथ एम्पैथाइज करना चाहिए, हमें बच्चों के जिसे कहते हैं ना, वी शुड स्टेप इनटू देयर शूज एंड सी कि उनके साथ क्या हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक जब बच्चा तब तक कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा दुनिया एक्सप्लोर करने में, जब तक उसके पास एक सिक्योर बेस नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको वो कॉन्फिडेंस देंगे, अगर आप फील करेंगे कि मेरा बच्चा जैसे है परफेक्ट है, जिस तरह आपने बात की, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, तुम जैसे हो तुम परफेक्ट हो। जब बच्चे के अंदर ये चीज आ जाएगी ना कि मेरी माँ के लिए तो मैं सब कुछ हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ या मैं हंस रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा लड़ाका हूँ या वैसा हूँ। जब बच्चे को ये चीज नजर आएगी कि मेरी माँ के लिए या मेरे बाप के लिए या मेरे दोनों वालिदैन के लिए आई एम एवरीथिंग एंड आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम, उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिर वो बाहर जाके दुनिया एक्सप्लोर करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर वो सिक्योर बेस ही उसको नहीं मिलेगी, तो वो बाहर जाने से हमेशा हिचकिचाएगा। तो जब भी फॉर एग्जांपल, मुझे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत शाय है, मैं उसको कैसे ठीक करूं, मेरा बच्चा बहुत नर्वस है, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। तो मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आप बच्चे को नहीं देखें, आप देखें आपके साथ क्या हो रहा है, आप उसमें किस तरह से ये चीजें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या आप उसको बार बार बोलते रहते तुम शाय हो, तुम शाय हो, तुम शाय हो? तो अगर बच्चे के साथ ये हो तो आप बार बार उसको बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा और वो फील करेगा कि हाँ मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज इस एग्जाम्पल में बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि जब हमें दूसरे लोग आकर हमारे बच्चे के बारे में कुछ कहें, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उस बच्चे के लिए और उस रिलेशनशिप हमारे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चे के लिए एडवोकेट कर सकें। कि और इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके एग्जांपल में आपके स्कूल वाले आपको कह रहे थे कि ये उर्दू में अच्छा नहीं कर रहा है, अगर ये नहीं करेगा तो हम इसको फेल कर देंगे, और मेरे साथ भी ये हुआ। और मेरी बेटी तो 4 साल की है, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके बच्चे को हम फेल कर देंगे, बट दे जस्ट कॉल्ड मी इन एंड सेड कि आपकी बच्ची ने उतना परफॉर्म नहीं किया जितना बाकी बच्चे कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा हाँ, क्योंकि पैंडेमिक था, मैं पैंडेमिक में उसको ऑनलाइन स्कूल में नहीं बिठाऊंगी। आई डोंट एक्सपेक्ट हर टू सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप फॉर 3 आवर्स फॉर अ 4-year old। तो मेरे लिए और उस बच्ची के लिए ये देखना बहुत जरूरी था कि उसकी माँ उसके लिए उसकी आवाज बन रही है। शी फेल्ट लाइक शी वाज वैल्यूएबल इनफ, शी वाज वर्थ कि मैं उसके लिए आवाज उठाऊं, और आगे जाके फिर वो अपने लिए आवाज उठाना सीखेगी। तो एडवोकेसी, अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना, चाहे वो स्कूल वालों से हो, चाहे वो रिश्तेदारों से हो, चाहे वो आपके ससुराल वालों से हो, जब वो आपको बार बार कहें तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, तुम ऐसा कर रही हो, उसकी उस वक्त उस मोमेंट में उस बच्चे के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि आपने उसके लिए स्टैंड लिया है और उसके लिए आवाज उठाई है। तो एडवोकेसी इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ, नॉट, ये टॉक्सिक तो नहीं मैं कहूंगी कि अगर आप एडवोकेट नहीं करे तो टॉक्सिक है, लेकिन इट इज अ स्टेप फर्दर कि आप अपने रिलेशनशिप को और उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे अगर आप ऐसे करेंगे। अच्छा सिद्धार्थ, आपको मैंने अक्सर उन पोस्ट पे टैग किया है और आप उन क्वेरीज को डील कर रही होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि मुझे सब लोग बातें सुना रहे होते हैं और फिर मैं अपने बच्चे को बहुत मारती हूँ। और इससे पहले कि सिद्धार्थ इस बात के ऊपर एलैबोरेट करे, मैं यहाँ पे अपने सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि कुदरत ने जिस तरह से माँ और बच्चे को बनाया है, तो माँ और बच्चा जो है बहुत इंट्रिंसिकली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप शेयर करते हैं। मतलब बच्चा जो होता है वो माँ की एनर्जी डिराइव कर रहा होता है, तो अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा होता है तो बच्चा इज ओनली रिफ्लेक्टिंग इट।
और अगर आप एक हैप्पी प्लेस पे होते हैं या एक पॉजिटिव स्पेस में होते हैं तो बच्चा उसी चीज को कर रहा होता है, बेशक से आप उसके बारे में वोकल ना हो इन आइदर ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बट बच्चा इज बेसिकली वर्किंग एज अ कंपस और एज अ मिरर, वो आपको वही दिखा रहा होता है जो आपके अंदर चल रहा होता है। ऑल्सो जब हम ये पोस्ट में पढ़ती हूँ कि मैं अपने बच्चे को फिक्स कैसे करूँ, तो मैं आज सारे वालिदैन से ये कहना चाहूंगी कि बच्चे को फिक्स नहीं करना है, खुद को फिक्स करना है। ये बहुत मुश्किल काम है, बट करना यहाँ से शुरू है। एंड आई नो बहुत सारी माओं के सर्कमस्टांसेस बेइंतहा मुश्किल हैं। They don't have supportive in-laws, they don't have supportive spouses, they have abusive spouses। ऐसे में उनके ये वाले हालात बहुत बहुत मुश्किल होते हैं एक माँ के लिए, और उसके पास फिर एक कोई आउटलेट भी नहीं होती कि वो जाए और अपने वो वेंट कर सके या कहीं से बात कर सके या अपने इमोशंस को सही से रेगुलेट कर सके। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि एज अ मदर आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल आती है, और अगर मैं और सिद्धार्थ बैठ के कह रहे हैं कि खुद पे काम करे तो इस वक्त आपको लग रहा है कि अब ये मजीद मुझ पे काम डाल दिया, आप लोगों ने मजीद बोझ डाल दिया। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नो अदर वे। वो तो बच्चा है, आप उसे क्या फिक्स करेंगे? ये तो हमारे एटीट्यूड्स हैं जो हमने कलेक्टिव, एंड इट्स जस्ट नॉट अ मदर, आई थिंक कलेक्टिवली हम सबने अपने एटीट्यूड्स फिक्स करते हैं, तो ही हम हैप्पी चिल्ड्रंस को जो है ना रेज कर सकते हैं। अच्छा मैंने बोल दिया, सिद्रत जो है वो आगे इलैबोरेट करेंगी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। स्टार्टिंग विद योर पॉइंट अबाउट कि बच्चे वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमारी एनर्जी होती है। और ये चीज अब साइंस ने प्रूव कर दी है। न्यूरो साइंस में जो अब लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसमें बहुत ज्यादा जो रिसर्च है ना वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे हो रही है। और एक कॉन्सेप्ट होता है मिरर न्यूरॉन्स, कि आपके बच्चों के न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो चीजें सीख रहा होता है, तो आपके न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस हो रहे होते हैं, न्यूरल पाथवेज बन रहे होते हैं। तो वो जो न्यूरॉन्स बच्चों के होते हैं वो आपकी एनर्जी पिक कर रहे होते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। तो ये चीजें अब प्रूव हो रही हैं कि बच्चा वही चीज सीखता है, उसके जो कनेक्शंस बन रहे होते हैं उन्हीं बेसिस पे बन रहे होते हैं जो एनर्जी आप उस बच्चे को दे रहे होते हैं। और ये एनर्जी जो है ना आपकी बॉडी में स्टोर्ड होती है। तो इफ एनी ऑफ माय क्लाइंट्स आर राइट नाउ वाचिंग दिस, दे वुड प्रोबेबली नो कि मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा आपकी बॉडी में आपको कहाँ फील हो रहा है। तो बॉडी में हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि बच्चे को वो बॉडी से एनर्जी मिलती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपको जब बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी के, शायद चेस्ट में उनको लगता है हैवी फीलिंग हो रही है, किसी के गट में उनको लग रहा होता है, किसी के मुंह पे उनको लगता है हीट आ रही है। तो ये जो सब इमोशंस होते हैं ना ये हम अपनी बॉडी में भी फील करते हैं, एंड दैट इज हाउ आवर चिल्ड्रन पिक अप ऑन दीज इमोशंस एंड देन दे रिफ्लेक्ट देम बैक टू अस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा एंशियस है तो आपका बच्चा जो है वो आपकी एंजाइटी पिक कर रहा है। अगर आपको लगता है आपके बच्चे को बहुत गुस्सा आता है तो अगर आप उसको गुस्सा कर भी नहीं रहे हैं लेकिन अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वो बच्चा वो गुस्सा पिक कर रहा है। अगर आपका बच्चा बहुत अग्रेसिव है तो वो आपको देखकर वो चीजें पिक कर रहा है, इवन इफ यू फील लाइक कि आपके एक्शंस वो चीजें नहीं कर रहे लेकिन आपकी बॉडी में वो चीजें हैं। दूसरी बात आपने की कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो मेरा अपना जो ग्रुप है जिसमें मैंने मदर्स से मैं उनको टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ, द नंबर वन टॉपिक ऑन माय ग्रुप इज सेल्फ केयर। और सेल्फ केयर इज नॉट कि आप सारा दिन जाके स्पा में बैठ जाओ और मसाज कराओ या शॉपिंग ट्रिप करो, रिटेल थेरेपी करो। सेल्फ केयर में बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं जो हमें जो हम नहीं कर पाते। आस्किंग फॉर हेल्प, दैट इज सेल्फ केयर। अगर आप इतने ओवरवेल्म्ड हो, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो, जस्ट आस्क समबडी कि मुझे हेल्प की जरूरत है। लेकिन इसमें वही बात आ जाती है, हम किसी से मदद इसलिए नहीं मांगते ज्यादातर लोग, इंक्लूडिंग मी, आई वाज लाइक दैट एज वेल, क्योंकि हमें लगता था कि क्यों हमारी कोई क्यों मदद करेगा, वी आर नॉट वर्थ इट। अगेन गोइंग बैक टू दैट इनिशियल फीलिंग ऑफ सेल्फ डेप्रिकेशन जो हमारे अंदर बचपन से डाली गई है। So asking for help is self-care. Sometimes self-care is as little as 5 minutes of meditation, 5 minutes of breathing. अपनी बॉडी को काम डाउन करें, अपने बारे में सोचें, जर्नलिंग करें। So whatever little things, हमें
एक घंटे की जरूरत नहीं है रोजाना कि हम सेल्फ केयर कर सकें या अपने लिए टाइम निकाल सकें। अगर आप रोजाना 5 मिनट भी अपने लिए निकाल सकें, दैट वुड बी ऑसम। वंडरफुल। अच्छा सिद्रत, हम बात कर रहे थे, टॉपिक हमने यहीं से शुरू किया था कि जब वालिदैन बच्चों पे हाथ उठाते हैं उनको, और ये एक रोज का सिलसिला होता है, एक मामूल होता है अक्सर घरों में कि उनको बकायदा, इट्स जस्ट नॉट लाइक वन स्लैप इन 12 months, इट्स कंसेक्यूटिव। और आप एक सर्टिफाइड कॉन्शियस पेरेंट कोच हैं, आप मुझे बताएं कि जब बच्चे रोज मार खा रहे होते हैं उस पे उनके क्या असरात होते हैं बच्चों के ऊपर? आप बच्चे की सेल्फ स्टीम तबाह कर रहे हैं, आप बच्चे का कॉन्फिडेंस तबाह कर रहे हैं। बच्चा जो है वो सिर्फ ये सीख रहा है कि वायलेंस इज द ओनली आंसर, यूजिंग योर पावर इज द ओनली आंसर। हम किसी को कोई चीज समझा तब तक नहीं सकते जब तक हम उसके ऊपर पावर नहीं यूज करें। एंड फॉर मी दिस इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में हमें जो इतना अग्रेशन नजर आता है, इतना वायलेंस नजर आता है, ये असल में हमारे घरों से शुरू हो रहा है। हम फॉर एग्जाम्पल एज अडल्ट कभी कभी कहते हैं कि नहीं यार, हमने भी तो 2 थप्पड़ खाए एंड वी टर्न आउट फाइन, बट वी डिडंट टर्न आउट फाइन मोस्ट ऑफ अस। हम जो है वही अग्रेशन जो हमने बचपन से सीखा है, अब हम बाहर दूसरों पर यूज करते हैं। as a society, I don't think we are a kind society. We are not a very empathetic society. हम बहुत कम लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकें। हमें लगता है कि अगर हम अपनी बात नहीं मनवाएंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे, या हमारे लिए बहुत जरूरी है ये दिखाना दैट माइट इज राइट, पावर जो यूज करेगा वो ही आगे बढ़ सकेगा एटसेट्रा। और ये सब चीजें हमने घरों से सीखी हैं। हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि मैं बड़ा हूं तो मेरी बात मानो, रीजन नहीं किया हमारे साथ, और अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो 2 चमाटे हमें पड़ जाती थी, बिकॉज द अडल्ट फेल्ट थ्रेटन्ड एंड दे हैड टू यूज देयर पावर। तो हमने ये सब चीजें घरों से शुरू होकर एट लार्ज हमारी सोसाइटी में आज हमें नजर आती हैं। सिद्रत, जब आपने ये अक्सर ये नोशन सुना होगा कि हमारे वालिदैन तो हमें लगा दिया करते थे और यही सारी प्रैक्टिसेस किया करते थे, वी टर्न्ड आउट फाइन। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? सबसे पहले तो आई हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर दीज पीपल। ये जो लोग ऐसे बोलते हैं, उनकी सेल्फ वर्थ अगेन इतनी कमजोर होती है कि उनको लगता है कि शायद वी डिजर्व दिस, शायद अगर हमारे साथ ये नहीं हुआ होता तो हम अच्छे इंसान ना बनते। सो आई रियली रियली वांट टू से दैट आई वांट टू गिव यू द काइंडनेस एंड अपने आई वांट टू टेल यू दैट यू डिड नॉट डिजर्व दैट, यू रियली डिड नॉट डिजर्व दैट। आपके वालिदैन आपको प्यार से भी वही बात समझा सकते थे जो उन्होंने 2 थप्पड़ मार के समझाई, जो उन्होंने डांट के समझाई, जो उन्होंने आपको बाथरूम में बंद करके समझाई। ये सब बातें प्यार से हो सकती थी। आई नो कि हम एक बहुत डिफिकल्ट कॉर्ड्स को टच कर रहे हैं, एंड सिद्रत, ओवर टू you because you've observed number of queries in the group. What else would you like to tell parents? क्या आप और नोट करती हैं, आप कहती हैं कि ये, क्योंकि हम अभी भी उस पॉइंट पे नहीं आए जहाँ पे हम ये कह सके, and me and Sidrat would like to say this together कि we don't blame the generation before us. We realize कि जो पेरेंटिंग हमारे साथ हुई वो उन्होंने वही किया जो उनके साथ हुआ, जो उनको सिखाया गया, and our parents did their best. Yes, बट absolutely. हमें अब एज वेरी कॉन्शियस पेरेंट्स हमें इस बात को समझना होगा और इस पॉइंट पर आना होगा कि बहुत सी चीजें जो हमें मिली वो बहुत पॉजिटिव नहीं थी, कुछ थी और कुछ नहीं थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि ओवरऑल बैड जॉब था, बट बहुत सारी चीजें पॉजिटिव नहीं थी, बहुत सारी चीजें टॉक्सिक मिली थी, जैसे बच्चों को कंपेयर करना उनके रंग के ऊपर, उनकी हाइट पे, उनकी बॉडी वेट पे। और मैं अक्सर घर में वालिदैन को ये करते देख रही होती हूँ, यू नो, लाइक व्हेन दे हैव सिबलिंग्स, अगर घर में 4 बच्चे हैं और एक का रंग दबा हुआ है
तो इट्स द पेरेंट्स। दुनिया तो बाद में उन बच्चों को कुछ बोलती है, पेरेंट्स ही अपने बच्चे को वो कुछ ना कुछ एक अलग उससे टर्म से कह रहे होते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें, या वो लंबा होगा, मोटा होगा, या दुबला होगा। तो हम तो वो ये हम अब इस एज में आए हैं, इस डे एंड एज में आएंगे जहाँ पे ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर कुछ हमें इनहेरेंटली गलत मिला था तो हम एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस ना करें, यू नो। एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू पुट अ डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट सेइंग कि हमारे वालिदैन बुरे थे या हमारे जनरेशन बुरी थी, नहीं। You have to understand this is what they got also. So they didn't get a good deal. But हमारे बच्चे are in a position that they're getting a better deal. Yes. So we have to make the most of it. Yes. So what do you say, Fred? Yes. So the number one thing that I teach is empathy. Empathy for one, yourself. सबसे पहले अपने आप के साथ empathize करें कि अगर आज मैं ये सब कुछ फील कर रहा हूँ, अगर आज मेरे अंदर इतना गुस्सा है, अगर मुझसे नहीं कंट्रोल होता कि जब मेरा बच्चा मेरे आगे जवाब दे, या मेरा बच्चा मेरी बात नहीं माने, या अगर मेरा बच्चा मेरे स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर रहा, मुझसे नहीं कंट्रोल होता और मैं उस पर चीखता हूँ या चीखती हूँ, या मैं उसको डांटती हूँ, या उसको मिसट्रीट करती हूँ, या मारती हूँ, एक्सेट्रा, तो आप ये सब कुछ इसलिए करिए क्योंकि यू हैव अ हिस्ट्री। शायद आपको साथ बचपन में ऐसा हुआ हो, शायद आपकी करंट लाइफ में इतनी फ्रस्ट्रेशंस हों कि अब आपको कहाँ निकाले, बच्चे पर निकल आता है। So I want you to first of all, just give yourself that empathy and love के my circumstances are difficult, I am frustrated, है मेरे अंदर इतना गुस्सा। अपने आप को वो चीज़ acknowledge करें और वो चीज़ अपने आप को वो लव, सेल्फ लव देने की कोशिश करें जो आपको दूसरों से नहीं मिल रहा है। उसके बाद एम्पथाइज विद योर चिल्ड्रन कि अगर आपका बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, या अगर आपका बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है, या ऐसा कोई भी काम कर रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, या जिससे आपको लगता है कि आप की इज्जत कम हुई है, या दूसरे आपके लिए क्या करेंगे, आप हमेशा ये सोचें कि मेरा बच्चा इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसके अंदर क्या हो रहा होगा। One thing that I always tell parents is that all behavior is a communication of met or unmet needs. अगर आपकी या आपके बच्चे की कोई नीड पूरी नहीं हो रही होगी, वो तभी गलत बिहेव करेगा, या वो तभी ऐसी कोई हरकत करेगा जिसपे आपको लगेगा कि यार मेरा तो बच्चा बड़ा बदतमीज है या मेरी बात नहीं सुनता। अगर उस बच्चे को लगेगा कि मेरी माँ मेरी बात सुनती है, मेरी माँ मेरे कही हुई चीज़ों को वैल्यू देती है, तो वो आपकी कही हुई चीज़ों को भी वैल्यू देगा। आपको हमेशा वो चीज़ मॉडल करके उनको दिखानी है जो आप उनसे चाहते हैं। तीसरा, एम्पथाइज विद all the people around you, including your parents, including your partners, including your in-laws, etc. जो भी आप लोगों को लगता है कि यार हमारे साथ दूसरा गलत कर रहा है, everyone is doing their best given their circumstances, given their knowledge, given what they have been through. Everyone is doing their best. So empathy is going to save this world at the end of the day. That is what I truly believe. And अगर mothers सुन रही हैं, so I want you to be able to really start a self-care routine जिसमें आप अपने आप को अहमियत दें। And अगर fathers सुन रहे हैं, I want you to support your spouses and also start doing this for yourself. फादर्स को हम बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं इस पेरेंटिंग के रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि वो सिर्फ या तो डांट टपट के लिए हैं, या मतलब फादर्स के भी रोल्स हैं, या तो एक प्लेफुल फादर होगा या एंग्री फादर होगा, बट दे हैव टू बिकम मोर इन्वॉल्व, दे हैव टू रियली सपोर्ट their spouses in this relationship now. Okay, Sidrat, we'll try to wrap the session up क्योंकि काफी time हो गया है. But before that, अच्छा, we're getting a lot of messages, which is a good indication के लोगों को हमारा सेशन पसंद आ रहा है, hence the engagement. अच्छा, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर आप उसको एड्रेस कर लें. इकरा मुनीब ने लिखा है कि how to overcome anger
child is annoying you continuously? Take a break. आप उस कमरे से बाहर चली जाएं. आप नहीं अगर जा सकती हैं, just tell your child कि बेटा I am going to step aside and take a deep breath. We really डीप ब्रीदिंग जो है ना, वो आई थिंक हमारा सबसे अंडर यूटिलाइज्ड टूल है. अगर आप 30 सेकेंड रुक के सिर्फ डीप ब्रीदिंग कर लें तो आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि गुस्सा स्टार्ट होता है आपके ब्रेन से. योर ब्रेन इज सेंडिंग अ सिग्नल टू योर बॉडी दैट समथिंग इज रॉन्ग अराउंड यू, देयर इज अ थ्रेट इन द एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं एक फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन आ जाती है, जो कि हम प्रिमिटिव ब्रेन, हमारा जो एमिगडाला है वहां से होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे जो उन सोसाइटीज में रहते थे, जब वाकई इर्द गिर्द खतरा होता था, तो हमारा ब्रेन इज एक्चुअली डिजाइंड टू सेंड अस अ सिग्नल कि बाहर कुछ गड़बड़ है, अब तुम या तो फाइट करो या फ्लाइट करो. फाइट का मतलब इज गुस्सा. तो अगर आप डीप ब्रीथ लोगे ना, तो आप अपने ब्रेन को दोबारा सिग्नल दे रहे हो कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, आई एम सेफ, दिस इज नॉट एन इमरजेंसी. तो आप जब ब्रेन को ये सिग्नल देते हो तो आपका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो जाता है. उसके बाद द सेकेंड थिंग इज नेम इट टू टेम इट. आप अपने आप को बोलो आई एम फीलिंग दिस एंड आई एम फीलिंग इट in this part of my body. I am feeling angry and I can feel heat in my face. जब आप इस तरह से बोलोगे तो अगेन वो चीज फिर आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो हाँ ठीक है, मैं तुम्हें डिनाई नहीं कर रहा, आई नो आई एम एंग्री. तो वो चीज थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. अगर आपसे कोई लड़ने आता है और आप उसको कह रहे हो हाँ आप ठीक कह रहे हो, तो उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं रहती. तो आपका एंगर भी उसी तरह है, जब वो एंगर इरप्ट करेगा और आप कहोगे हाँ आई सी यू, आई कैन एंगर, आई नो यू आर देयर, तो वो ठंडा हो जाएगा. So this sounds very cheesy, but I want you to try it. Oh yeah, I'm sure it will work. I'm sure. Okay, everyone. हम एक सिद्रत के साथ और भी सेशंस लेकर आएंगे, because I realize कि ये टॉपिक बहुत तवील है और वक्त हमारे पास बहुत कम है, and we need consecutive sessions ताकि लोगों में और अवेयरनेस आए और बेटर अंडरस्टैंडिंग आए. बिफोर आई गो, I'd like to say कि सिद्रत is a certified conscious parenting coach. She practices privately at Elasticity. एक सेकंड, मैं इसको सही से प्रोनाउंस करूंगी because I fumble at times and I don't want to miss this. All right. At Elasticity of Momming, she runs a page with the same name. You can always inbox her and you can mention that you're a member of Parvarish to get special discount also. If you are looking for one-to-one sessions, which I will always say कि please do go for it, because when you're too overwhelmed और आपको कोई मदद कुछ नहीं नजर आ रहा होता, बेहतर है किसी एक्सपर्ट से आप थोड़ी जो है वो मदद ले लें, आपके लिए बहुत बेहतर हो. अच्छा, उम्मे अहमद रजा के भी सवाल आ रहे हैं, हम इनको कमेंट्स में डील कर लेंगे सीधा, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप इनको देख लीजिएगा. इसी के साथ हम आप सबसे खुदाफिज कहते हैं. सिद्रत, बेइंतहा शुक्रिया. इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी दोबारा से इस सेशन के अंदर. इस तरह से अपना सब बहुत ख्याल रखिए और अपने आप से प्यार करना सीखिए. अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी. अल्लाह हाफिज.